नमस्कार, आप सभी का द इटावा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है सोशल साइंस, जो कि क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, या जो भी सोशल साइंस की स्टडी करते हैं उनके लिए है। तो इसमें जो हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि 10th क्लास में है, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो उसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे आखिर भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपसे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले है आपके सामने, आप देख रहे होंगे यहाँ पे भूमंडलीकृत। भूमंडलीकृत का तात्पर्य उस क्रिया से है, उस प्रक्रिया से है, उस प्रोसेस से है जिसमें कि आपको देखने को मिलता है कि एक देश की जितने भी संस्कृति है, जो भी एक देश उस देश के काम हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, जो भी बिजनेस चलते हैं, यानी कि एक देश के जितने भी रहन सहन से लेके जितने भी कार्य हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अन्य देशों में भी पहुंच जाएं, यानी कि स्थानांतरण जिसे हम बोलते हैं। यानी कि एक देश का कल्चर और साथ ही साथ उसमें जो भी काम होते हैं, जो भी लोग रहते हैं, ये लोग, ये कार्य, ये सारा का सारा ये एक देश से किसी दूसरे देश में पहुंच जाए, या किसी दूसरे देश से किसी अन्य देश में पहुंच जाए, या किसी एक देश से अन्य देशों में फैल जाए। यानी कि स्थानांतरण, एक देश के कल्चर, कार्य, इंसान, इन सभी का एक देश से दूसरे देशों में जाना, स्थानांतरण हो जाना, इसी को क्या कहते हैं? इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं भूमंडलीकृत। यानी कि भूमि के अंतर्गत जितने भी देश पड़ते हैं उन सारे देशों में इन सब का फैल जाना, इसको हम कहते हैं भूमंडलीकृत। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है वैश्वीकरण। आखिर वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण भी इससे मिलता जुलता ही एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वैश्वीकरण। इसमें क्या होता है? इसमें इंसान जो है, इंसान को ले लीजिए और उन इंसान के तहत जितने भी कार्य होते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं आर्थिक रूप से, इन सारे कार्यों को एक देश से दूसरे देशों में फैलाना, यानी कि संपूर्ण बिजनेस को, कामों को, इन सभी को क्या है, कल्चर वगैरह छोड़ के जो भी हैं, जो कि आर्थिक रूप से इस्तेमाल होते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को एक देश से दूसरे देशों में, अन्य कई देशों में फैला देना, अपने बिजनेस को दूसरे जगहों पे पहुंचा देना, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। जिसमें कि संपूर्ण विश्व मिल के जो है एक रूप से कार्य करता है, ठीक है, और अपने अपने देश को डेवलप करता है। तो इसके तहत जो पहला क्वेश्चन आता है वो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि पूछा गया है 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिएगा। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुनें। यानी इसमें पूछा है कि 17वीं शताब्दी से पहले जो कि आदान प्रदान की जो प्रक्रियाएँ थी उनका उदाहरण दीजिएगा। 2 उदाहरण, एक एशिया से होना चाहिए, दूसरा अमेरिका के महाद्वीप से होना चाहिए। तो इसके हम आंसर के बारे में बात करें तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें आंसर में क्या है? 2 हैं। एक लिखा है स्पेगेती। स्पेगेती का मतलब होता है ये एशिया देश से है। एशिया देश में जैसे कि चाइना है, ठीक है, चीन। तो ये जो स्पेगेती है, इसको आप आम भाषा में जानते हैं किस नाम से? मैगी बोलते हैं, नूडल्स बोलते हैं, चाउमीन बोलते हैं, मोमोज बोलते हैं। ये सब क्या है? ये चाइना के जो है, मेन रूप से चाइना में इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या अब ये उस देश में ही नहीं है, अब ये अन्य देशों में भी फैल गया है, जैसे कि इटली है, भारत है और अन्य कई देशों में जो है इस बिज़नेस को जो है लोग करते हैं, आदमी इसका इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं। तो ये क्या, इस चाइना से आया और कहाँ, अन्य देशों में जाके फैल गया, ठीक है। जिसमें कि आप देखने को मिले, इसको कहते हैं स्पेगेती। स्पेन की भाषा में इसको स्पेगेती कहते हैं। वहाँ के लोग इसे नूडल्स के नाम से कम जानते हैं, चाउमीन के नाम से कम जानते हैं, वो लोग इसको स्पेगेती के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये तो था एशिया का उदाहरण। आखिर जो चाइना वो एशिया के अंतर्गत आता है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछा गया था वो है कि आप किसी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताओ। अमेरिका में क्या है? अमेरिका महाद्वीप में जो है आलू, पटेटो जिसको हम बोलते हैं, आलू का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता था। और फिर क्या है, यही आलू अन्य देशों में भेजा जाने लगा। जब अन्य देशों में भेजा जाने लगा, जैसे कि इटली है, यूरोप के कई देश हैं, तो इस तरह क्या है, आलू भी एक देश से निकल के अन्य देशों में भेजा जाने लगा। यानी कि एक देश से लेके दूसरे देशों में इसको जो है स्थानांतरण किया जाने लगा। जिस तरह से आलू का भी स्थानांतरण हो गया, उसका भी वैश्वीकरण हो गया।
तो ये थे आपके 2 एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम में आपको लिखने के आएंगे। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। एशिया के लिए पूछे तो एशिया में आप जानते हैं चाइना है। चाइना से जो भी चीज़ें भारत में आई हुई हैं, अन्य देशों में गई हों, या एशिया के जितने भी महाद्वीप हैं, जो भी नेशंस हैं, जो भी देश हैं, उनसे अगर अन्य देशों में कोई चीज़ें जाती, जरूर नहीं आप चाउमीन वगैरह इसका ही एग्जाम्पल लें, आप अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ने वाले एशिया के देशों से जो अन्य देशों में जो भी सामान हैं, जो भी बिजनेस हैं, उनको स्थानांतरित किया जाए तो आप उसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी तरह से आप अमेरिका की जो भी महाद्वीप हैं उस तरह से वहाँ के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको भी बताया एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही आसान से शब्दों में। तो अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। यानी कि जो आधुनिक विश्व जब नहीं था उससे पहले क्या था, बीमारी की वजह से अमेरिका के जो इतने भी भूभाग, अमेरिका के जितने भी देश हैं उन पे उपनिवेशीकरण हो गया। यानी कि जो कि अन्य देशों से आकर जो कि यूरोपीय लोग थे, जो यूरोपीय थे, उन्होंने क्या है अमेरिका पे अपनी बीमारियों को लेके उन पे आक्रमण कर, जिससे कि वो अमेरिका में बस गए। तो इस तरह से बहुत जनहानि भी हुई थी, जो कि मैं आपको अभी आंसर में बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो पुर्तगाली थे, स्पेनिश के जो लोग थे, यूरोपीय जो लोग थे, ये लोग क्या थे, ये लोगों जो बीमारी से ग्रसित थे और उस बीमारी का नाम था चेचक, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चेचक बीमारी थी, तो इन लोगों को इसकी आदत हो गई थी, पुर्तगाली को, स्पेनिश को, यूरोपीय लोगों को इसकी आदत हो गई थी। ये लोग क्या, इनके अंदर जो है इम्यून पावर स्ट्रांग हो गया था, इस बीमारी की आसानी से झेल लेते थे। लेकिन जब ये लोग अमेरिका में गए, अधिक मात्रा में जब अमेरिका में गए, तो अमेरिका में इसका बहुत ही भयानक रूप देखने को मिला। इस चेचक की बीमारी से अमेरिका में हज़ारों लाखों लोग मरने लगे, क्योंकि उनके पास इसकी कोई प्रॉपर दवा नहीं थी और ना ही उनके पास इतने इम्यून पावर था जो कि इस चेचक की बीमारी को कंट्रोल कर सकें। जैसा कि अभी आपने लॉकडाउन में देखने को मिला था, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान था एक बीमारी से जिसका नाम कोरोना था। ठीक उसी तरह से जो अमेरिका के लोगों के साथ जो यूरोपीय लोगों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनिश लोगों ने वहाँ पे जाके अपनी बीमारी को फैला दी, जिससे कि वहाँ के लोग परेशान हो गए, मारे जाने लगे। इससे क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ बीमारी फैलाने के ही बल पे, ना तो इन्होंने कोई जंग लड़ी, ना इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बीमारी फैला के उस देश पे यानी कि अमेरिका पे इन्होंने जो है अपना अधिकार जमा लिया, उसको जो है अपने हक में ले लिया। वहाँ पे फिर ये क्या बस गए और वहाँ पे बिजनेस करने लगे। तो इस तरह से वहाँ पे उपनिवेशीकरण हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यानी कि ये जो 4-5 जो कि क्वेश्चंस के रूप में जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में हमें जो है लिखना है। 30 से 40 शब्दों में भी लिखने को आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। आइए इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन है वो है कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो कॉर्न लॉ था, ये एक प्रकार का नियम था, एक प्रकार के जो है कानून था। तो इस कानून को क्या है समाप्त करने के बारे में जो भी ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया, उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसमें क्या है कि आपको सिर्फ यही समझना है कि ये जो लॉ था, इसका मेन मोटिव क्या था। इसका मेन मोटिव ये था कि इससे किसानों को जो कि फ़ायदा होगा, उनके हक के हिसाब से उनके जो फसलें हैं, फसलों में जो है अच्छी उनको लागत जो दी जाएगी, उनको जो है अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन जब इस लॉ को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इससे क्या था, इससे जो है सरकार को फ़ायदा था। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है किसानों को नुकसान पहुंचा इससे, और शहरी क्षेत्रों में इसका जो है बहुत ही इसको फ़ायदा मिला, सरकार को फ़ायदा मिला। जिन लोगों ने इसको जो है बहुत ही ज़्यादा रूप में ख़रीद लिया था किसानों से, जो कि इसका उचित रूप से उनको जो है लागत कीमत नहीं दी गई, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इस लॉ को इसीलिए ख़त्म कर दिया गया, जिससे कि किसानों को जो है ठीक तरह से प्रॉफिट ना हो, किसानों को अच्छा लाभ ना मिले, और उनसे कम पैसों में, कम से कम कीमत में, कम से कम लागत में किसानों से जो है अनाज को खरीद लिया जाए और उसको जो है शहरी क्षेत्र में अच्छे कीमत पर बेचा जाए। जब शहरी क्षेत्र में इसको अच्छी कीमत पर बेचा जाने लगा, तो क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रोज़गार के अवसर बने, और
रोज़गार के अवसर तो बने शहरी क्षेत्र में, लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग खेती किसानी कर रहे थे, वो लोग बेरोज़गार हो गए। उनके पास जितना भी फसल थी, फसल को उनको जो है सही से कीमत नहीं मिल रही थी। इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र तो बढ़ गया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा शहरी क्षेत्र में इसकी डिमांड बढ़ने लगी, खपत होने लगी, तो क्या है, लोगों के द्वारा जो भी आय व्यय होने लगा शहरी क्षेत्र में, उससे वहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र वो तो बढ़ गए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो गई। ग्रामीण क्षेत्र और भी ज़्यादा पिछड़ गया। तो यानी कि जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने जानबूझ के इस लॉ को ख़त्म किया था, जिससे कि वो जो है शहरी क्षेत्र में विकास कर सके। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के प्रभावों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए जानते हैं रिंडरपेस्ट के बारे में। तो ये जो रिंडरपेस्ट की जो बीमारी है, इस बीमारी ये अब बीमारी जो है अफ्रीका में 1880 के दशक में आई थी। इसको कौन लेके आया था? इसको लेके आए थे ब्रिटिश के लोग। एशिया से जो है ब्रिटिश के लोग इसको जो है अफ्रीका में लेके आए थे, जिससे कि जो इटालियन सैनिक हैं, जो इटली के जो सैनिक हैं, उनको मदद किया जा सके। क्योंकि इस बीमारी के अंतर्गत ये जो बीमारी थी वो जो है घोड़ों में फैलती थी। यानी कि घोड़ों के में जब ये बीमारी फैल जाती थी तो जो घोड़े थे, जो भी मवेशी थे, वो धीरे धीरे करके मरने लगे। अब जब धीरे धीरे करके घोड़े मरने लगेंगे तो वहाँ की जो स्थायी सेना थी, जो कि अफ्रीका के जो सैनिक थे और उनके जो घोड़े थे, तो घोड़े जब मरने लगे तो वहाँ की सेना धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। तो ये एक प्रकार की चाल थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की, जिससे कि अफ्रीका में आसानी से अफ्रीका के जो है सैनिकों पे काबू पाया जा सके और वहाँ पे जो है आसानी से वहाँ पे कब्जा किया जा सके। तो इसलिए जो है रिंडरपेस्ट बीमारी को जो है अफ्रीका में लाया गया था। किनके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जब ब्रिटिश के जो भी लोग, जो ब्रिटिश के सैनिक थे, वो एशिया से इस बीमारी को लेके आए थे, जो कि मवेशियों में फैलता था, जिसमें कि घोड़े वगैरह शामिल थे। तो आखिर इस बीमारी का जो मेन मकसद क्या था? वो मेन मकसद यही था कि अफ्रीका के लोगों को, अफ्रीका की सेना को, वहाँ की जो सरकार है उनको वहाँ से हटा के अफ्रीका पे कब्जा किया जा सके। ठीक है, तो यही है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक तरह की बीमारी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र में पुरुषों की मौत। आप जानते हैं कि जब विश्व युद्ध होता है तो यूरोप में विश्व युद्ध हुआ, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यूरोप में जब क्रांति हुई थी, यूरोप में जब विश्व युद्ध हुआ था, तो वहाँ के लोग जो कि कामकाजी थे, जो कि काम धाम कर रहे थे, अपने काम में लगे हुए थे, उन सारे लोगों को युद्ध के वक्त में युद्ध में झोंक दिया गया, उनको सैनिक बना दिया गया। जब वो सैनिक बन गए तो उनका जो भी बिजनेस था, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, जिससे कि अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उनका रोजी रोटी, उनका बिजनेस, उनका सारा काम धंधा, ये सब कुछ छूट गया। लोग भूखों मरने लगे। लेकिन विश्व युद्ध को हर हालत में वहाँ पे जारी रखा गया, जिससे कि वहाँ के जो कामकाजी जो लोग थे, जो कि हट्टे कट्टे पुरुष थे, उनको सेना में भर्ती किया गया। सेना में भर्ती करने के बाद विश्व युद्ध में उनकी मृत्यु होने लगी। इस तरह से वहाँ के जो कामकाज जो है ठप पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। तो ये थी विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के लोगों की मौत का कारण। अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। आखिर भारत में जब अर्थव्यवस्था थी उस पर भी महामंदी आई थी, तो आखिर महामंदी का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको पता है, महामंदी जब आ जाएगी तो देश का जो है, किसी भी देश, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, जब महामंदी आ जाएगी उस देश की जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ के लोग ठीक से जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो ठीक से खाने के लिए अनाज मिलेगा और ना ही उस अनाज को खरीदने के लिए ठीक से पैसे होंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उस देश की लड़खड़ा जाएगी, लोग भूखों मरने लगेंगे और वहाँ की सरकार को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो ये जो महामंदी आई थी वो 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी के बीच में भारत में आई थी। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच में भारत में ये अर्थव्यवस्था की महामंदी आई थी। तो इस महामंदी के अंतर्गत जो भारतीय आयात था और जो निर्यात था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, यानी कि आधे से भी ज़्यादा कम कर दिया गया था। यानी कि भारत से ना तो ज़्यादा सामान बाहर भेजा जा रहा था और ना ही भारत से जो है भारत के लिए बाहर से सामान को अपने भारत में मंगाया जा रहा था। यानी कि जो कि स्थानांतरण था वो पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसमें कि बहुत ही जो रेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें थी, सिर्फ उनको ही
जो भेजा जा रहा था और मंगाया जा रहा था, जिसको हम कहते हैं आयात और निर्यात। आयात मतलब मंगाया जाना, निर्यात मतलब यहाँ से भेजा जाना। तो इस तरह से जो भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जो गेहूं की कीमत थी वो लगभग उसके जो रेट थे वो 50% तक गिर गए थे। महामंदी का मतलब क्या होता है? महामंदी होता है बहुत ज़्यादा रेट में गिरावट आ जाना, जिससे कि देश की जो है अर्थव्यवस्था वो है लड़खड़ाने लगी। तो इस तरह से कृषि और उत्पादन का जो क्षेत्र था, जो कि फसलें वगैरह थी, उनके भी दाम बहुत ज़्यादा गिर गए। जब इन सब के दाम गिर गए तो लोगों के पास ठीक से खाने के पैसे नहीं मिले, क्योंकि जो अनाज था उनको ख़रीदने के लिए जब पैसे नहीं आ रहे थे किसानों के पास में, तो वो बेचारे क्या खाते क्या पीते। सिर्फ अनाज ही रह गया था, सिर्फ अनाज के बल पर ही वो लोग जी पा रहे थे, लेकिन जो अन्य सुविधाएं हैं उन अन्य सुविधाओं का वो लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो इस तरह से जो महामंदी के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लगभग आधे से ज़्यादा भारत की जो है जनसंख्या और अर्थव्यवस्था, जनसंख्या प्लस अर्थव्यवस्था, इनमें बहुत ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई थी। ठीक है, तो ये था महामंदी का प्रभाव भारत के लोगों पे या भारत पे। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। यानी कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कि ये सिर्फ अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी उनके जो है प्रोडक्ट सेल होते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं, तो इन कंपनियों ने एशियाई देशों में भी अपने जो है प्रोडक्ट्स को, अपने जो है व्यापार को फैलाना शुरू कर दिया। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको पता है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कौन होती हैं? जो कि सिर्फ एक देश में ही नहीं अन्य देशों में भी अपना काम करती हैं, अपने बिजनेस को चलाती हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत की ही बहुत सी कंपनियाँ हैं जो कि सिर्फ ना सिर्फ भारत में ही बल्कि विदेशों में भी अपना व्यापार करती हैं। तो इस तरह से जो है अगर आप भारत विदेश की ले लें, जैसे कि एप्पल वगैरह है। एप्पल क्या है? एप्पल बाहर की कंपनी है। सैमसंग बाहर की कंपनी है। ये जितने भी कंपनियां हैं ये क्या अपने के सारे प्रोडक्ट इंडिया में बेचती हैं। चाइना के भी अभी कुछ प्रोडक्ट आते थे जिनको कि बैन कर दिया गया। इस तरह से जो भी कंपनियां हैं जो कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी बिजनेस करती हैं, तो इन देशों ने एशिया देशों के लिए स्थानांतरण का फैसला क्यों किया, यानी कि उन लोगों ने एशिया देशों में भी अपना बिजनेस क्यों फैलाया, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पता है कि जब कोई भी देश अपने बिजनेस को दूसरे देश में फैलाता है तो उससे क्या है, उससे वहाँ के लोगों पे असर पड़ता है। हो सकता है जो भी प्रोडक्ट हो वो उस देश को पसंद ना आए, या वो जिस रेट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं हो सकता है उसका वहाँ पे वो रेट ना मिले, या वहाँ के जो लोग हैं वो उस चीज़ को अच्छे से ना खरीद पाएँ, या वहाँ के लोगों का इतना वेतन ना हो कि वो आपके प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकें। जैसा कि आपको पता है कि आईफोन की अगर मैं बात करूँ, जो कि आम जनता उसको नहीं खरीद पाती है, सिर्फ बहुत ही कम लोग जो कि अधिक शक्तिशाली वर्ग में आते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, वही लोग आईफोन जैसे बड़े बड़े जो है फ़ोन हैं उनको खरीद पाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो भी अन्य देशों के जो भी प्रोडक्ट हैं वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे देशों में भी उसी तरह से परफॉर्म करें जैसा कि वो अपने देश में करते हैं। सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की ही मैं नहीं बात कर रहा हूँ, अन्य भी प्रोडक्ट चाहे वो खाने से रिलेटेड हों या किसी भी क्षेत्र के प्रोडक्ट हों। वायु सेना में जो भी प्रोडक्ट चलते हैं, यानी कि जो है हवाई जहाज़ हैं जो कि आयात निर्यात होता है एक देश से दूसरे देश में है। आपको पता है मिसाइल वगैरह जो हैं ये सब क्या है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, परिवहन के क्षेत्र में भी नई नई टेक्नोलॉजी की कार हैं, ये एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती हैं। इस तरह से कई प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं जो कि एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में फैलाई जाती हैं। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया कि एशियाई देशों में क्यों स्थानांतरित किया गया, क्योंकि जो एशियाई देश थे, एशियाई देशों में जो है कम वेतन था, लोगों की जो सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और जब उनकी सैलरी कम होगी तो उनका जो है आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। तो ये जो बड़े बड़े जो भी कंपनियाँ थी उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हमारे देश में तो हमारे प्रोडक्ट की जो है कीमत भी अच्छी खासी है और हमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, तो क्यों ना जो एशिया के जो छोटे छोटे देश हैं इनको भी अपनी सुविधाएँ दी जाएँ, भले ही उनको थोड़ा कम रेट में ही दे दिया जाए। इस तरह से क्या उन्होंने सोचा कि सिर्फ अपने देश में ही नहीं एशिया के देशों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी आसानी से पहुंच सके, एशिया के देशों में भी पहुंच सके, जिससे कि पूरी जो दुनिया है वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इसलिए जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, उन्होंने एशियाई देशों में अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचा। जैसा कि आप जानते हैं एप्पल वगैरह को ही ले लीजिएगा, इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं, इन्होंने
एशिया यानी भारत के साथ अभी हाल ही में भारत में जो है अपने एप्पल का जो है इसको एप्पल का जो वेयर हाउस है और भी जो है इसको यहाँ पे इंडिया में सेटअप कर दिया है, जिससे कि इंडिया में अब आसानी से आईफोन इस्तेमाल हो सकेंगे, उनको आसानी से ख़रीदा जा सकेगा और भारत में ही इसका निर्माण भी किया जा सकेगा। तो इस तरह से आपने देखा। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। यानी कि खाद्य उपलब्धता, खाने पीने के जो भी सामान हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए तकनीक क्षेत्र में इतिहास में कौन कौन से आविष्कार हुए, इसके बारे में हमें लिखना है, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 उदाहरण ही देना है। तो आइए जानते हैं इसके अंतर्गत 2 एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले है रेल का प्रसार, यानी कि रेल जो है, जो रेल व्यवस्था है, ट्रेन व्यवस्था जो है, इसको एक देश से दूसरे देश से जोड़ दिया गया। जब एक देश से दूसरे देश में रेलवे सिस्टम को जब जोड़ दिया गया, यानी कि इस तरह से क्या हुआ, जो भी मालगाड़ियाँ चलती हैं, इन मालगाड़ियों में एक देश से जो भी अन्न है, खाने के पीने के जो सामान है, जो खाद्य सामग्री है, उनको एक देश से दूसरे देश में भेजा जाने लगा, जिससे कि एक देश से दूसरे देशों में इसका आयात और निर्यात होने लगा, जिससे कि खाद्यान्न सामग्री आसानी से विभिन्न देशों में पहुंच जाया करती थी, जैसे कि यूरोप तक भी पहुंच जाया करती थी। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपका स्टीम से चलने वाले जहाज़ और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के कारण जो कि मीट को तैयार किया जाता था, जिससे कि मीट जल्दी ख़राब नहीं होता। इससे यूरोप से जो मीट था और भी अन्य खाने पीने के जो सामान थे, उनको स्टीम से चलने वाले जहाज़ों के द्वारा उसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता था, जिससे कि वो मीट ख़राब भी ना हो और जहाज़ के माध्यम से यूरोप तक पहुंच जाएं, अमेरिका से यूरोप तक पहुंच जाएं। इस तरह से एक देश से दूसरे देशों में खाने पीने के सामानों को भेजा जाने लगा, इसमें कि एक था आपका रेलवे, दूसरा आपका जहाज़ जो कि पानी के रास्ते से चलते थे। तो ये 2 एग्जाम्पल आपने देखा, जो कि आपको एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप इसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ क्या है। यानी जो ब्रेटन वुड्स समझौता है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ब्रेटन वुड्स है ये एक जगह का नाम है। इस जगह पे क्या है, 1944 ईस्वी में जुलाई में एक जो है अमेरिका के द्वारा एक प्रकार की संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था। इसी समझौते को जो हम लोग जो है ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ब्रेटन वुड्स जो जगह है वहाँ पे 1944 में जुलाई में एक संधि हुई थी, एक नियम बनाया गया था, कानून बनाया गया था, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स का समझौता। नॉर्मली आप इसको देख लीजिए, नॉर्मली लिख सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें जो है मॉनेटरी फंड जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें कि आप IMF के नाम से भी जानते हैं। IMF के बारे में मैं आपको बताऊं तो IMF एक जो है वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक है, जो कि देशों को मुद्रा प्रदान करवाता है, लोन प्रदान करवाता है। तो वहाँ पे इसका एक गठन हुआ था 1944 ईस्वी में जुलाई में। इसी को जो है ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम के 3 प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। या इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह की गतिविधियों या प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। या तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीय संबंधों से एक एक उदाहरण दीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1815 से 1914 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों का व्याख्या कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये जो आप विनियम देख रहे हैं, यहाँ पे विनियम नहीं, ये विनिमय होगा, विनिमयों। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, विनिमय होगा, मिस टाइप हो गया यहाँ पे। तो जो विनिमय है, 3 विनिमय के बारे में बताएं। 3 तरह के बिजनेस का जो है एक देश से दूसरे देश में किस तरह से फैलाया गया, इसके बारे में लिखना है। जो कि आप भारत से लिख सकते हैं कि भारत में किस किस बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अन्य देशों में फैलाया गया है, इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, जो कि 19वीं शताब्दी में फैलाया गया था। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यापार का आदान प्रदान। कि देखिएगा, व्यापार का आदान प्रदान यानी कि व्यापार का आदान प्रदान आप समझते हैं कि एक देश से
दूसरे देश में बिजनेस को फैलाना, यानी एक देश में जो भी सामग्री जो भी प्रोडक्ट है उनको दूसरे देश में फैला देना, जो कि मैंने आपको पहले बताया थी। तो इस क्षेत्र में भारत जो है बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा, यानी कि भारत बहुत ही माना जाना देश था, जो कि आदान प्रदान बहुत ज़्यादा किया करता था। भारत में जो है मसाले सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे, मसालों की खेती की जाती, मसाले बनाए जाते थे। तो भारत में जब अंग्रेज़ों का आक्रमण नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों के आक्रमण से भी बहुत साल पहले जो भारत के जो मसाले थे जो कि बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध थे, तो इन मसालों को जो है यहाँ पे निर्यात किया जा रहा था, यानी कि भारत से जो भी मसाले हैं उनको अन्य देशों में भेजा जा रहा था, और बदले में जो अन्य देशों से जो है हीरे जवाहरात थे उनको भारत में लाया जा रहा था। तो ये हो गया व्यापार का आदान प्रदान भारत की दृष्टि से। अब जो दूसरा है वो हम देखते हैं श्रम की दृष्टि से, आखिर रोजगार की दृष्टि से जो इंसान है, इंसानों का भी आदान प्रदान हो रहा था, यानी कि बिजनेस के साथ साथ जो है इंसान हैं, जो लोग थे जिसको मैन पावर के नाम से भी जानते हैं, तो मैन पावर का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको भेजा जा रहा था। इसमें कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ही स्किल्ड पर्सनस हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो इनके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, और अपने टैलेंट के ही दम पे वो ना सिर्फ भारत में जॉब करते हैं बल्कि विदेशों में भी जॉब करते हैं। जैसे आपको पता है बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो ना सिर्फ इंडिया में ही काम करते हैं बल्कि विदेशों में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें वो काम करते हैं, जो कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। आपको ये पता है। जो नेक्स्ट है जिसमें कि आपको पता है कि सुंदर पिचाई जी को ले लीजिएगा, और भी अन्य हैं बहुत बड़े बड़े हैं जो कि विदेश की जो कंपनियाँ हैं उन विदेश की कंपनियों में काम करते हैं, जिसमें कि आपको पता है नासा भी एक है। नासा में भी भारतीय वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलेंगे आपको, और उनका जो है बहुत ज़्यादा बोलबाला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो जो नेक्स्ट है वो है पूंजी का आदान प्रदान। आपने अभी देखा व्यापार का आदान प्रदान, दूसरा देखा श्रम का आदान प्रदान जिसमें कि मैन पावर हो गई, तो पहला बिजनेस होगा, अब पूंजी जो अर्थव्यवस्था होती है, जो मॉनिटरी सिस्टम होता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं रुपए मुद्रा का आदान प्रदान। तो आपको पता है जब एक देश से दूसरे देशों में आदान प्रदान होता है तो वहाँ पे आपको पता है, जैसे भारत में क्या, भारत में जो है इंडियन रुपीज़ चलता है INR, विदेशों में क्या चलता है, अगर अमेरिका जैसे की बात करूँ, US की बात करूँ तो वहाँ पे चलता है डॉलर। तो ये जो डॉलर है, इस डॉलर को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करना, और भारतीय मुद्रा को डॉलर में कन्वर्ट करना, यूरो में कन्वर्ट करना, यूरो को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना, जितनी भी करेंसी का जो आदान प्रदान होता है इन्हीं को कहते हैं पूंजी का आदान प्रदान। यानी कि भारतीय रुपयों को जो है अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से जितने भी कन्वर्जन होते हैं मॉनिटरी टर्म्स में, यानी कि रुपयों को, मुद्रा को जो है एक तरह से आदान प्रदान किया जाता है। कभी कभी आदान प्रदान जो है सोने के रूप में भी होता है, कभी कभी डिजिटल रूप में भी होता है, जिसमें कि आपको पता है क्रिप्टो करेंसीज भी हैं और भी अन्य तरह के साधन हैं। तो यानी कि रुपयों के हिसाब में जो कि रुपयों का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं पूंजीवाद का आदान प्रदान। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। या 1929 की जो आर्थिक मंदी थी उसके क्या क्या परिणाम थे, उनके क्या कारण थे, उसके बारे में व्याख्या करने को पूछा जाएगा। आपको इसमें लिखना है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो 1920 में जो 1920 का दशक था जो कि 1929 है, इसमें जो कि आर्थिक मंदी हुई थी, इसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से रुपयों में उछाल आया था। वहाँ की जो मुद्रा है, मुद्रा में उछाल आया था, जिससे कि अमेरिका के जो भी संपन्न लोग थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रईस समझने लगे थे, और इस तरह से जो वहाँ के जो गरीब लोग थे जो कि छोटे मोटे जॉब्स करते थे, उन जॉब्स पे जो है वहाँ की जो सरकार था, जो वहाँ के बड़े बड़े जो लोग थे जिनके पास बड़ी संपत्ति थी, वो लोग उन पे जो है अपना जो है अत्याचार करने लगे थे, जिससे कि वो जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके ऊपर अत्याचार होने लगा था, जिससे कि लोगों को जो है रोज़गार ठीक से नहीं मिल पा रहा था। इससे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो नेक्स्ट है वो है शेयर के मूल्य में गिरावट। जो शेयर मार्केट था, वो शेयर मार्केट में जो जितने भी उनके जो भी प्रोडक्ट थे, जो भी सर्विसेज थे, उन सब की जो रेट थे, शेयर थे, उनमें गिरावट आ गई। जब शेयर मूल्य में जो गिरावट आ गई तो लोगों का जितना भी पैसा लगा हुआ था, लोगों के पैसे डूब गए, जिस वजह से वहाँ पे आर्थिक महामंदी आ गई थी। नेक्स्ट है बैंकों का बंद हो जाना। जब महामंदी आ गई तो जो वहाँ पे बैंक थे, बैंक भी धीरे धीरे करके डूबने लगे, क्योंकि बैंक के पास ठीक से बैंक चलाने के लिए मुद्रा नहीं मिल पा रही थी, और ना ही उस मुद्रा को ठीक से पूंजी के रूप में बदला जा सकता था। यानी कि जो बैंक थे वो ठीक से अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि लोगों को लोन मिलना बंद हो गई, जिससे कि लोगों के जो बिजनेस थे, बिजनेस धीरे धीरे करके ठप पड़ने लगे। जब लोगों को लोन नहीं मिलेगा बैंकों से तो लोगों कुछ बिजनेस कहाँ से करेंगे, जब वो पैसा ही नहीं लगाएंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो इस तरह से लोगों को लोन मिलना बंद हो गया, बैंक बंद हो गई थी, जिससे कि वहाँ पे आर्थिक महामंदी आ गई थी। तो नेक्स्ट है वो है बेरोजगारी।
आखिर बेरोज़गारी आपको पता ही है, बेरोज़गारी एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा बहुत ही बड़ा बीमारी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बेरोज़गारी ऐसी चीज़ है जो कि वहाँ के देश के लोगों को जो धीरे धीरे बर्बाद करती चली जाती है। हम भारत की बात करें या किसी अन्य देश की बात करें, बेरोज़गारी जहाँ पे भी होगी वहाँ के लोग असंतुष्ट रहेंगे, ठीक से वो अपना पालन पोषण नहीं कर सकेंगे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा विचार चलता रहेगा, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उसी तरह से बेरोज़गारी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें क्या ऐसा है कि जब बेरोज़गारी बढ़ने लगी, तो जब बेरोज़गारी बढ़ेगी तो इतना ज़्यादा लोगों के पास जॉब नहीं मिल सकती थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्शन हो गए थे। यानी कि जब पैसा ही नहीं मिल रहा था, जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस ही नहीं करेंगे तो कहाँ से लोगों को जॉब दी जाएगी। इस तरह से बेरोज़गारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। जब बेरोज़गारी बढ़ती गई तब वहाँ पे जो है आर्थिक मंदी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। इस तरह से यही महामंदी के ये 3-4 कारण हैं जो कि आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं जो G77 देशों से आप क्या समझते हैं। आपने G20 सुना होगा, पढ़ा होगा, उसी तरह से G77 भी है, जिसके बारे में आप क्या समझते हैं। G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। अभी आपने पढ़ा था ब्रिटेन वुड्स, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि क्या है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसी तरह से यहाँ पे G77 को भी उसी की तरह समझा जा सकता है, जो कि एक प्रकार की संधि ही है। तो जो G77 जो है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है 77 देश शामिल हैं, एक संगठन है। इस संगठन में 77 देश शामिल हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 77 देश शामिल हैं, ये 77 देशों की जो संस्था है, इस संस्था को चलाने वाले लोग कौन हैं? बहुत पूंजीपति हैं, बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उपनिवेशी का मतलब होता है वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं किसी बिजनेस में, इन्हीं को कहते हैं उपनिवेशी। ठीक है, तो इन जो उपनिवेशी हैं बड़े बड़े, इनके ताकत के अंतर्गत यानी कि इनके ही अंडर में जो ये संस्था चलती है G77। इसमें कैसे बहुत से ज़्यादा विकासशील देश हैं, यानी कि वो देश जो अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुए, विकास नहीं कर सके हैं। इसमें 77 ऐसे देश हैं, ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो कि विकासशील हैं, जो कि धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इनका ठीक से विकास नहीं हुआ है। लेकिन इनका दिक्कत ये है कि इन देशों पे कंट्रोल किसका है? जो विकसित हो चुके हैं, जो बड़े बड़े देश, अमेरिका हो गया, इस तरह से बड़े बड़े जो देश हैं, ये छोटे छोटे देशों के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार भी करते रहते हैं। अपनी जो योजनाएं हैं उनको उनके ऊपर थोप देते हैं, जिससे कि उनके जो छोटे छोटे जो देश हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, उनको जो उनका शोषण होने लगता है। तो नेक्स्ट है वो है कि आर्थिक जो ढांचा है इनका, जो कि तंत्र है, जो कि मॉनेटरी सिस्टम है, आर्थिक तंत्र है, इसमें 77 देशों का समूह बनाया गया है। यानी कि जो भी मुद्रा का जो है एक्सचेंज होगा, मुद्रा का स्थानांतरण होगा, उस स्थानांतरण के लिए जो है 77 देशों के जो भी इनके प्रावधान हैं, जो भी नियम कानून हैं, इन सब को बराबर देखा जाएगा, परखा जाएगा, तब ही इनके देशों में जो है मुद्रा का आदान प्रदान किया जा सकेगा। यानी कि रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग देशों के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें 77 देश शामिल हैं। इन रूल्स रेगुलेशन के आधार पर ही जो है स्थानांतरण होता है आर्थिक तौर पे रुपयों का, मुद्राओं का। ठीक है, जो अब हम जानते हैं नेक्स्ट वो है संगठन का निर्माण। इस संगठन का निर्माण ब्रेटन वुड्स के संस्थापक के द्वारा ही किया गया था, जिन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सचेंज, जिन्होंने कि IMF का जो है निर्माण किया था, उन्हीं के द्वारा इस संगठन को भी बनाया गया था। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसने इसको बनाया तो उसका नाम क्या था, ब्रेटन वुड्स, इसलिए हम इसको ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जुड़वा संतान किसकी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड। इसलिए तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर का यहाँ पे समापन होता है। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई, आप निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको समय से उसका जो है समाधान करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहें, जिसमें कि आपको सिर्फ हमारे सब्जेक्ट की नहीं, अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप कीजिए जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो भी साथ में पढ़ते हैं, जिससे कि वो लोग भी आसानी से तो पढ़ सकें, क्योंकि इतनी ईजी लैंग्वेज में शायद ही कोई यहाँ पे समझाता हो आपको। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।